बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। सो अब तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पहले चैप्टर का नाम था होम्योस्टेसिस और दूसरे चैप्टर का नाम था सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है जी। तो स्टार्ट करेंगे जी इस चैप्टर को। इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है। फिर हम देखेंगे कि कंट्रोल से क्या मुराद है। और फिर हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा सपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। फिर हमने देखा कि एनिमल्स में, प्लांट में सपोर्ट, मूवमेंट वगैरह कैसे होती है। सिमिलरली हमने देखना ये है कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल है क्या। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फिर ये प्लांट एनिमल्स जो हैं ये किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है, ये होम्योस्टेसिस है या सपोर्ट एंड मूवमेंट है, एक लिहाज से देखा जाए तकरीबन कुछ हद तक ये सिमिलर हो जाती है। कहाँ सिमिलर हो जाती है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। वही स्टिमुलस होता है, बॉडी कलेक्ट करती है स्टिमुलस और फिर उस हिसाब से जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। उस पर भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इस चैप्टर को। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन से मुराद क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन जो है ये बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है। आम लाइफ में हम इस वर्ड को बहुत इस्तेमाल करते हैं। और कोऑर्डिनेशन से मुराद होता है कि अगर 2 या 3 बंदे कोई मिलकर काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेट होके काम करें, कोऑर्डिनेशन अपने अंदर लाएं। यानी एक दोनों के साथ दो दो बंदे, 3 बंदे आपस में मिलकर काम करें। ठीक है जी। इसी तरह कहते हैं, इसी तरह जैसे कि क्रिकेट टीम में 11 बंदे होते हैं और कहा जाता है जी कि ये 11 बंदे जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ खेलें, यानी आपस में मिलकर खेलें। तो कोऑर्डिनेशन के जो लफ्जी मायने हो रहे हैं वो मिलकर काम करना, ये हो रहे हैं इसके मायने। कोऑर्डिनेशन का मतलब है मिलकर काम करना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका क्या ताल्लुक है। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है खास करके जैसे ह्यूमन हो गए या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हो गए या कॉम्प्लेक्स प्लांट हो गए, इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप बनता है, टिश्यू बनते हैं। फिर टिश्यूज आपस में मिलते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। फिर ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और सिस्टम बनता है। अब हम इन्हीं चीजों में देख लें तो हमें नजर आता है कि अगर हम एक सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जी। लीवर होता है, पेंक्रियास होता है, स्टमक होता है, माउथ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। दे आर द ऑर्गन्स। और ये सब आपस में मिलकर काम करती हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है और डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। सिमिलरली दूसरे सिस्टम्स की बात करें, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, तो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखा है कि हमें जब इनहेलेशन करनी होती है, यानी हमें जब सांस अंदर लेनी होती है, तो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसी वक्त फिर कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी कि ताल्लुक, उसी वक्त जो है फिर हमारा जो डायफ्राग्राम होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमारी रिब्स जो है वो आउटवर्ड मूव होती हैं। हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है और हमारी हवा जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर आ जाती है। यहाँ पे भी आपने देखा मुख्तलिफ मसल्स जो हैं वो मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो हम सिस्टम लेवल पे देखते हैं कि हमें नजर आता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप टिश्यू लेवल पे देखें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, आपस में मिलकर काम करते हैं, टिश्यू बनता है। सिमिलरली अगर हम ऑर्गन लेवल पे देखें तो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर काम करते हैं और ऑर्गन बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जी हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स वर्क टुगेदर, आपस में मिलकर काम करते हैं जी बिल्कुल तरीके से। इनका पैटर्न तय हुआ होता है। एक का अगर कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें एक ऑर्गन का काम खत्म होगा तो फिर उसके बाद दूसरे ऑर्गन का काम शुरू होगा। जैसे अगर हम स्टमक की बात करें तो हमारे स्टमक में से खाना निकलता है तो डाइजेस्टिव में एंटर होता है। उस वक्त भी जो है लीवर का जूस आता है, पेंक्रियास का जूस आता है। बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो एक दूसरे के साथ हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स मिलकर काम करते हैं टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर हम कोई खास काम करने के लिए हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर काम करें
दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। किसी भी आप मामले को, किसी भी काम को आप देख लें, अपनी लाइफ के किसी भी काम को देख लें, आपको लगेगा काम तो एक है, लेकिन उस काम को करने के लिए आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप, जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाने वाले काम में भी मेरे मुख्तलिफ पार्ट्स मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मेरी आंखें भी काम कर रही हैं इस वक्त, मेरी जबान भी काम कर रही है, मेरा दिमाग भी काम कर रहा है, मेरे कान भी काम कर रहे हैं, और मेरा हाथ भी काम कर रहा है। मुख्तलिफ पार्ट्स मेरे जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट होकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मैं अपना ये काम कर पा रहा हूँ। अगर हम वॉकिंग की मिसाल लें कि एक शख्स चलता है, तो उसमें भी हमें नजर आता है कि जी उसके अंदर भी बहुत सारे मसल्स और हड्डी जो है वो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। आप जब वॉक कर रहे होते हैं तो आपका एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, दूसरा मसल जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है, आपकी हड्डी मूवमेंट शो कर रही होती है, ठीक है ना। मुख्तलिफ पार्ट्स आपके जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी काम हो रहा होता है, कोई भी काम हो रहा होता है तो उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जी इन्वॉल्व, मुख्तलिफ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो तमाम पार्ट जो है वो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। इस चीज को आप कह रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन। और फिर जाहिर बात है कोऑर्डिनेशन के लिए इनको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। जरूरी है कि अगर आपने किसी काम को करना है और आपके मुख्तलिफ पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर कोई चीज होगी कंट्रोल करने वाली, कोई चीज होगी जो आपके इन पार्ट्स को मिलकर काम करने के लिए कंट्रोल कर रही होगी। सिमिलरली आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जी, उन सबको मॉनिटर भी करने के लिए जरूरी है, यही सब कंट्रोल है। आपके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जी, अगर आपके उन फंक्शंस के अंदर कोई एरर आ रहा है, उस चीज को संभालना, कोई मसला आ रहा है तो इस चीज को संभालना, इस चीज को आप कह रहे हो तो कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, अगर हमारी बॉडी में कोई भी काम होता है तो उस काम को करने के लिए जो मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, इसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल से मुतालिक तो है संभालना। कंट्रोल का मतलब होता है संभालना, यानी आपकी बॉडी में इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सारे सिस्टम्स हैं, इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, इन तमाम सिस्टम्स को, इन तमाम पार्ट्स को, इन तमाम ऑर्गन्स को आपकी बॉडी में कंट्रोल किया जा रहा होता है, संभाला जा रहा होता है, तो इन संभालने को आप कह रहे होते हैं कंट्रोल। ठीक है जी। अब कंट्रोल में ये भी आ जाता है, ये चीज भी आ जाती है कंट्रोल में कि अगर मेरा एक पार्ट काम करना खराब कर दे, यानी मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एरर आ जाए, तो फिर क्या किया जाए। अगर मेरी सांस फूल रही है, यानी कि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो कोऑर्डिनेशन हम समझ गए जी। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, आपकी बॉडी में जो मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं, उन मुख्तलिफ काम में जो मुख्तलिफ पार्ट यूज हो रहे हैं, उन्हें वर्क जो है वो मिलकर करना है, इस चीज को आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल से मुराद है आपकी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हुए हैं, डिफरेंट पार्ट्स आपके पास मौजूद है, आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स जो मौजूद है, उनको संभालना जो है वो कंट्रोल कहलाता है। ठीक है जी। इस चीज को मेक श्योर करना कि आपके बॉडी के तमाम पार्ट्स सही तरीके से काम करें, तमाम पार्ट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन रहे, तमाम पार्ट्स जो हैं वो सही तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। किसी फंक्शन में कोई मसला आ जाता है तो फिर कोई एक्शन लिया जाए, आपके किसी ऑर्गन में कोई मसला आ जाता है तो कोई एक्शन लिया जाए, ये सब भी कंट्रोल में आ जाएगा। ये सब कंट्रोल में आ जाता है। याद रखिएगा कि अगर आपके किसी फंक्शन में एरर आ रहे हैं, अगर आपके किसी फंक्शन में एरर आ रहे हैं, आपका कोई सिस्टम में खराबी हो गई है, आपका कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो फिर इस एरर को भी संभालना, मेंटेनिंग दी एरर्स, एरर को मेंटेन करना जो है, ये भी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस जाता है, आपका नॉर्मल फंक्शन है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन आपके खाने के साथ एक बैक्टीरिया भी आ गया और उस बैक्टीरिया ने आपको बीमार करना शुरू कर दिया। वो आपके बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में इनसाइड पे आ गया। अब ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मुतासिर करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एरर्स आएंगे, तो अब आपका जो कंट्रोल का निज़ाम है वो क्या करेगा, इसको मेंटेन करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर देगा। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स वहां आएंगे, उस बैक्टीरिया को मारेंगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको सिम्टम्स जाहिर होंगे, कुछ दिन बाद आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो आपके उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। तो ये भी कंट्रोल हो गया कि अगर आपका कोई सिस्टम काम सही नहीं कर रहा, उस चीज को मेंटेन किया जाए। होम्योस्टेसिस भी इसी कंट्रोल के तहत हो रही होती है।
हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर जो है वो तब्दीली होती है तो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी फर्क पड़ता है। तो फिर यही कंट्रोल का मैकेनिज्म हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है, मेंटेन करेगा। अगर कहीं से हमारी बॉडी में एक्सेस पर वाटर जमा हो रहा है तो ये कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है ये हमारे बॉडी में से वाटर को लूज करना शुरू करता है। आपने पढ़ा है ये सब कंट्रोल है। आपने पढ़ा है कि अगर जो प्लांट होते हैं वो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं जहां पानी की कमी है, ड्राई प्लेसेस में, जीरो फाइट्स, तो फिर वहां कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो कंट्रोल करता है जी, वो क्यूटिकल को मोटा कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज रखता है जी, ताकि जो है ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर लॉस ना हो। यही हमने एनिमल में पढ़ा है कि अगर एनिमल जो है, ह्यूमंस जो है वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं जी जहां पर बहुत ज्यादा ठंडक है, बहुत ज्यादा ठंडक है, तो यही कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है उनकी बॉडी में शेकिंग पैदा करता है, ताकि आपकी बॉडी शेक हो, मसल्स में जो है वो हीट अप पैदा हो, आपकी बॉडी को हीट जनरेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये कंट्रोल है सारा आपका बॉडी में। कंट्रोल जो है एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल का जो निजाम है वो आपके कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, आपके तमाम सिस्टम्स को भी कंट्रोल कर रहा है, आपके तमाम पार्ट्स को भी कंट्रोल कर रहा है, और कोई खराबी आती है आपके नॉर्मल फंक्शंस में तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये चीज देखनी है जी हमें चैप्टर में कि हमारे जो मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक पार्ट दूसरा पार्ट आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन करता है, वो कैसे होती है जी। और इसके अलावा प्लांट में, एनिमल में जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो किस तरह से काम करता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी अगर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मिलकर काम करना है तो किस तरीके से, वो दो तरीके अपनाता है जी, इसलिए दो टाइप्स हो जाती है। देखिए सपोज करें जी एक पार्ट है जी ये ए, सपोज करें एक पार्ट ये ए है, एक पार्ट ये बी है, एक पार्ट ये सी है, ये तीन ऑर्गन्स है मेरी बॉडी के। अब ये तीनों मिलके काम करते हैं। होता क्या है जी कि एक ए पार्ट जब अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो फिर बी पार्ट अपना काम शुरू करेगा, जब बी पार्ट अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो सी पार्ट अपना काम शुरू करेगा। तो ये क्या हो गई जी, कोऑर्डिनेशन हो गई। आपस में तीनों ऑर्गन्स जो है वो मिलकर एक काम कर रहे हैं और एक मेरा पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है। अब जाहिर बात है कि कोई इनके दरमियान कोई मीन यानी मैकेनिज्म ऑफ मैसेजिंग होगी, इनके दरमियान कोई पैगाम रसानी का जरिया होगा कि जिससे ये पता चले बी ऑर्गन को कि ए ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे खत का सिस्टम है, सपोज करें, तो जब ए अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो एक खत जो है वो भेजेगा बी को, बी को जैसे खत मिला, बी समझ गया जी कि मेरा ए वाले ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे काम शुरू करना है। फिर जब बी कंप्लीट कर लेगा तो वो ए सी को अपना पैगाम भिजवाएगा कि जी मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है जी, अब आपने सी ने काम करना है। तो ये चीज कहलाती है जी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का जो मीन इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए जो जरिया इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से टाइप से हमारे पास दो किस्म की, एक कहलाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक कहलाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ काम करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन है ना बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, जाहिर बात है इन डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए जाहिर बात है कोई मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोई चीज जरूर होनी चाहिए जो आपके ऑर्गन को बताए जी कि अब तुमने काम करना है, अब तुमने काम करना है, अब तुमने काम करना है। और वो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो इसी मीन को कंट्रोल करता है, इसी चीज को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल मैकेनिज्म को जब देखेगा ए ने काम कंप्लीट कर लिया है तो ये मीन के जरिए बी को बताएगा, बी ने जब काम कंप्लीट कर लिया है तो मीन के जरिए जो है वो सी को बताएगा। तो ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है ये कोऑर्डिनेशन करता है जी किसी किसी चीज को इस्तेमाल करके। उसको इस्तेमाल करने के एतबार से हमने दो टाइप्स बनाई हुई, एक कहलाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक कहलाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और एक कहलाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, अब देखते हैं ये है क्या। जहन में यही रखिएगा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन तीसरे ऑर्गन में जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह हो रही है, इस चीज का फर्क है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी यही मामला है, बस मटेरियल अलग है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर, मैं यहाँ मार्कर चेंज कर लेता हूँ, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो एक छोटा सा करंट होता है जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज इस्तेमाल हो रही है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, एक हल्का सा माइन्यूट सा करंट, एक झटका करंट का, जिसको आप कहते हो नर्व इम्पल्स। ठीक है, यानी कि जब ए ऑर्गन अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो वो जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है
वो क्या करेगा, एक नर्व इम्पल्स बना के ना बी को भेज देगा। जब बी को ये नर्व इम्पल्स मिलेगा, बी अपना काम शुरू कर देगा। जब बी अपना काम कंप्लीट हो जाएगा तो सी को एक नर्व इम्पल्स जाया जाएगा, सी अपना काम कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, अगर कोई एरर आ गया है तो भी वो उसने ऑर्गन को इतला करनी है, नर्व इम्पल्स के जरिए करेगा। कोई इशू, किसी सिस्टम को काम करने से रोकना है तो उसको इतला करेगा, वो किससे, एक नर्व इम्पल्स से। तो ये जो कोऑर्डिनेशन के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म जो है आपका, अगर करंट इस्तेमाल कर रहा होता है, इस तरह की कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है जी। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो कोई करंट नहीं होता है, बल्कि वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। एक केमिकल सेक्रीशन होगी, एक केमिकल कंपाउंड होगा, एक केमिकल सब्सटेंस होगा, जिसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है जी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपके इस कंट्रोल मैकेनिज्म ने इस ए ऑर्गन से काम करवाना है, तो ये एक केमिकल सब्सटेंस किसी तरीके से भेजेगा यहाँ पर ए तक। ए को जैसे ये केमिकल सब्सटेंस मिलेगा, ए अपना काम करना शुरू कर देगा। तब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपके कंट्रोल मैकेनिज्म ने ए के साथ जो कोऑर्डिनेशन की है वो एक केमिकल सब्सटेंस के जरिए किए। तो ये क्या हो जाएगी, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। ये असल फर्क है इन दोनों में। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल दोनों एक लिहाज से जुड़े हुए हैं। कंट्रोल करना है आपको पूरी बॉडी को, आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। आपके तमाम सिस्टम सही तरह वर्क करते रहे, आपके तमाम सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। आपकी बॉडी में कोई एरर आ गया, उसको कंट्रोल करना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली आ रही है, उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, ये तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया। अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं। अगर कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए करंट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, एक झटके का करंट होता है, उसको हम कहते हैं फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन। और अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का, एक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इसको आप कहते हैं वो हार्मोन। ठीक है जी। ये नर्व इम्पल्स हो गया, ये हार्मोन हो गया। अदर डिफरेंसेस की बात करें तो नर्व इम्पल्स, ये पूरा नर्व इम्पल्स का एक सिस्टम है आपकी बॉडी में, एक सिस्टम है जो पूरी नर्वस कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन संभाल रहा होता है, उसको आप कहते हो नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए आपकी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको आपने क्या नाम दिया, नर्वस सिस्टम। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए भी आपकी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में हमने इन्हीं दो सिस्टम को डिटेल में पढ़ना होगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास है नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए आपके पास है केमिकल एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो टिश्यूज इस्तेमाल होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो टिश्यू इन्वॉल्व होंगे उनको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यूज। और इन नर्वस टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए जो टिश्यू इस्तेमाल होते हैं, जो ऑर्गन्स, टिश्यूज तो नहीं कहेंगे हम, ऑर्गन्स जो इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स में जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सेक्रेटरी सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स। ठीक है जी। तो इनके सेल्स और टिश्यूज के नाम में, जाहिर बात है नाम में, तो स्ट्रक्चर में भी फर्क होगा, फंक्शन में भी फर्क होगा। उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है, फास्ट काम करता है जी। झटके के अंदर जो है आपके कंट्रोल मैकेनिज्म से करंट निकलेगा और आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा और टारगेट ऑर्गन अपना काम शुरू कर देगा। मिली सेकेंड्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर ये काम होता है। इट इज अ फास्ट प्रोसेस। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत ही स्लो होती है, स्लो होती है जी। आप पढ़ेंगे जब डिटेल में, आप देखेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये जो केमिकल सब्सटेंस होता है ना, ये खून के जरिए जाता है। ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये क्या करेगा, ये एक हार्मोन निकालेगा और वो ब्लड में शामिल हो जाता है। और वो ब्लड फिर जब फ्लो होके टारगेट ऑर्गन तक जाएगा तो फिर वो हार्मोन टारगेट ऑर्गन को मिलेगा और हार्मोन और काम जो है वो टारगेट ऑर्गन काम करना शुरू कर देंगे। तो ये स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्लो होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एक स्लो एक्शन होते हैं इसके, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो एक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं। मजीद बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो एक्शंस होंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन की मदद से जो भी एक्शन होगा वो टेम्पररी होता है, आर्जी होगा, टेम्पररी, आर्जी। आपने तवे पे हाथ रखा, आपके दिमाग को पता चला जी आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गड़बड़ कर गए, फौरन आपके दिमाग ने एक नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए एक नर्व इंपल्स भेजा आपके हाथ को,
और आपके हाथ के मसल्स ने फौरन से फास्ट एक्शन किया जी, हाथ उठा दिया। अब ये जो आपने हाथ उठाया है, ये जो आपका रिस्पॉन्स है टेम्पररी है, आप हर वक्त हाथ थोड़ी उठा रहे हो, तो एक दफा हाथ उठा लिया खत्म, टेम्पररी एक्शन होता है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो एक्शन होते हैं वो परमानेंट होते हैं जी, एक दफा एक्शन हो गया बस हो गया, रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे हमारी हड्डियों की ग्रोथ जो होती है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन से होती है। हमारी बॉडी का एक ग्लैंड होता है, वो एक हार्मोन खारिज करता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ब्लड में शामिल होता है। ब्लड इस हार्मोन को तमाम हड्डियों तक लेकर जाता है। जैसे हड्डियों को हमारी हार्मोन मिलता है, हमारी हड्डियां जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देती है। अब जो ग्रोथ का प्रोसेस है केमिकल कोऑर्डिनेशन से हो रहा है, स्लो होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करते हो आप, स्लो एक्शन हो गया, लेकिन परमानेंट होता है। एक दफा ग्रोथ हो गई तो हो गई, वापस रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए टू टाइप के जो कोऑर्डिनेशन है हमारे पास, ये उसके डिफरेंसेस हो गए। जहां तक अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने ये देख लिया जी कि ये जो चैप्टर का नाम है, कहाँ है मेरा पॉइंट, हमने ये देख लिया कि हमारा ये जो चैप्टर का नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इससे क्या मुराद है। असल चीज देखें, इसमें कोऑर्डिनेशन असल चीज नहीं है, असल चीज है ये कंट्रोल। कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है, कंट्रोल का मतलब है कोऑर्डिनेशन भी, कंट्रोल का मतलब है होमियोस्टेसिस भी, कंट्रोल का मतलब है सपोर्ट एंड मूवमेंट भी। हर चीज आ रही है, पिछले दो चैप्टर भी इसी जुमरे में आ रहे हैं लिहाज से। देखो ना, कंट्रोल का मतलब है पूरी बॉडी को संभालना, बॉडी के तमाम पार्ट्स को, तमाम ऑर्गन्स को, तमाम सिस्टम को संभालना। कंट्रोल का मतलब है अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई गड़बड़ होती है तो फिर बॉडी को संभालना, यानी कि पहला चैप्टर होमियोस्टेसिस। कंट्रोल का मतलब है कि अगर आपका कोई ऐसा स्टिमुलस होता है जिसने आपकी बॉडी में इरिटेशन पैदा कर दी है, तो फिर उसको संभालना, एक रिस्पॉन्स देना ताकि मूवमेंट हो, यानी कि दूसरा चैप्टर। कंट्रोल का मतलब है अगर किसी ऑर्गन में कोई एरर आ गया है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कोई डिसऑर्डर हो गया है, कोई डिजीज हो गई है, तो फिर आपकी बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट करना ताकि आप उसका इलाज कर सको, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना वगैरह वगैरह, यानी कि अब तक की जितनी बीमारी आप पढ़ते आ रहे हो। कंट्रोल का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, उसमें जो मुख्तलिफ पार्ट्स आपके शामिल होते हैं उनको आपस में मिलकर काम करना, यानी ये पिछला चैप्टर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वगैरह सब चीज कंट्रोल में आ रही है। अब कंट्रोल करना है बॉडी बैठे हुए पार्ट को, हमारी बॉडी में असल कंट्रोल कर रहा है दिमाग। दिमाग है जी हमारी बॉडी में जो कंट्रोल कर रहा है, अब दिमाग थोड़ी हिलता है, दिमाग अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अब जब दिमाग कंट्रोल करता है तो कैसे करेगा कंट्रोल, जाहिर बात है किसी को बोलेगा तुम ये कर लो, किसी को बोलेगा तुम ये चीज स्लो कर लो, तुम ये चीज बढ़ा दो, इम्यून सिस्टम तुम एक्टिव हो जाओ, तुमने बैक्टीरिया का मुकाबला करना है, आधी हड्डियां ग्रोथ करना शुरू कर दो। ये ऑर्डर्स वो कैसे जारी करेगा, दो तरीके, दो कोऑर्डिनेशन के तरीके। या तो ये ऑर्डर्स वो जारी करेगा करंट के जरिए, करंट भेजेगा जी, हाथ उठा लो, करंट भेजेगा मसल्स को, मसल्स अपने आप को पुल कर लो, करंट भेजेगा मसल्स को जबान के हिलो जी, आपने ये पढ़ना है, ये बोलना है, ये सुनना है। या तो करंट के जरिए ही कम्युनिकेशन करेगा, या फिर ये कम्युनिकेशन करेगा हार्मोन्स के जरिए, एक हार्मोन खारिज कर देगा, खुद तो नहीं करेगा, ग्लैंड को बोलेगा, ग्लैंड हार्मोन खारिज करेगा, खुद नहीं करता दिमाग, दिमाग ग्लैंड को बोलेगा हाँ जी भैया तुम अपना हार्मोन खारिज करो। अब वो हार्मोन निकलेगा, ब्लड में जाएगा, ऑर्गन तक जाएगा, ऑर्गन अपना काम शुरू कर देगा। तो असल चीज हम इसमें घुसे हैं, कंट्रोल में। कोऑर्डिनेशन तो बस कंट्रोल के साथ ही आ रहा होता है, क्योंकि कंट्रोल में भी तो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इसलिए साथ आ रहा होता है। तो अब ये दो तरह की कोऑर्डिनेशन हमने कर ली है जी, पढ़ ली है। और रिमेंबर इसमें जो है फिर वो चूंकि इसमें नर्वस पाथवे भी आ जाता है, लिहाजा उसको भी देख लेता हूँ एक नजर, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। नर्वस पाथवे एक जरा ये भी देख लेते हैं, ठीक है जी। हाथ के हाथ, फिर ये वैसे आगे दोबारा मैं बताऊंगा, और वैसे मैं होम्योस्टेसिस में भी बता दिया कि जैसे किस तरह ये काम करता है, ये पूरा सिस्टम जो है ना हमारा कंट्रोल का, ये किस तरह काम करता है, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। सपोज करें आपने जो है वो तवे पे हाथ रख दिया जी, तवे पे नहीं चले, किसी ने आपको पीछे से आवाज दी है, साउंड दी है जी आपको पीछे किसी ने, आप जहाँ खड़े हुए पीछे की तरफ से आपका नाम जो है वो किसी ने पुकारा। अब ये हो गया क्या, एकदम आपके माहौल में तब्दीली हो गई, आप बैठे हुए थे, आपको पता ही नहीं था, एकदम किसी ने पीछे से आवाज में आ ली है, ये एकदम आपके माहौल में तब्दीली हो गई, ये कहलाता है बायोलॉजिकल टर्म में स्टिम्युलस, ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा है कि ये जो स्टिम्युलस होते हैं ये हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। उन पार्ट्स की एबिलिटी होती है कि वो इन स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं। अब ये वाला जो स्टिमुलस होता है साउंड, ये किस सेंस ऑर्गन से रिसीव होता है जी, एयर, ये रिसेप्टर्स, इनमें एयर, ये सेंस ऑर्गन हो गया हमारा, सेंस ऑर्गन।
अब आपको जो आवाज आई आपके कान ने उसको रिसीव कर ली। अब ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं जी? ये ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके स्टिमुलस को, आपका जो स्टिमुलस होता है उसका इंपल्स बना देते हैं। करंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गई है। अब ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? एक नर्व इंपल्स बनाएंगे। नर्व इंपल्स, एक झटका, एक करंट का बनाएंगे जी, एक नर्व इंपल्स। अब ये नर्व इंपल्स एक नर्व के जरिए, जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व, ये जो नर्व इंपल्स है ये सेंसरी नर्व के जरिए आपके कंट्रोल सेंटर पर आएगा। कौन है जी? ये असल चीज है, ब्रेन। दैट इज द ब्रेन, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर तक आपका ये जो नर्व इंपल्स है ये सेंसरी नर्व के जरिए, नर्व लिखनी थी मैंने, नर्वस लिख दी, सेंसरी नर्व के जरिए ये अब आपके कंट्रोल सेंटर पे आएगा। अब आपका कंट्रोल सेंटर देखेगा क्या मामला हुआ है, संभालेगा, मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेशन करने की पड़ेगी तो कोऑर्डिनेशन करेगा। उसने देखा जी आपको किसी ने बवाल ये पीछे से, ये समझ जाएगा इसने आपको एक इम्पल्स, अब इसने एक इम्पल्स बनाया, और वो इम्पल्स जो है, वो इम्पल्स एक दूसरी नर्व के जरिए जाता है जिसको हम कहते हैं, यार, अब एक दूसरी नर्व के जरिए जाता है जिसको हम कहते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व के जरिए अब इस केस के अंदर वो आपके गर्दन के मसल्स को ऑर्डर जारी कर रहा है। दिमाग ने एक इंपल्स बनाया, मोटर नर्व के जरिए किसको भेजा जी? आपके नेक के मसल्स को, नेक के मसल्स को दिया। अब यहाँ पर ये जो केसेस में ये जो एक्शन करने वाले ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं इफेक्टर्स। यहाँ पे इफेक्टर क्या हो जाएगा? आपके नेक के मसल्स। और जैसे आपके नेक के मसल्स को मिलेगा ये करंट, वो एक रिस्पॉन्स शो कर देंगे जी, और आपकी बॉडी, आपकी जो गर्दन है वो बैक साइड पे मुड़ जाएगी। ये पूरा पाथ कहलाता है नर्वस पाथवे। ये हमने होम्योस्टेसिस में भी पढ़ा है। अब इसमें आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन हो रही है। आपका दिमाग, आपका आपका जो कान है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है दिमाग से, और दिमाग आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है किससे? नेक के मसल से। कोऑर्डिनेशन भी हो गई, कंट्रोल भी हो रहा है। क्या आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली आ रही है, आपकी बॉडी उसको कंट्रोल करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंट्रोल हो गया। और कौन सी टाइप हो गई जी? चूंकि इसमें हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन हो रही है, कम्युनिकेशन जो है वो एक करंट के जरिए हो रही है, तो ये पहली टाइप हो जाती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। होम्योस्टेसिस भी इसी जुमरे में आ जाएगा। अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कम हो गया है, आपकी स्किन डिटेक्ट करेगी, रिसेप्टर्स करंट बनाएंगे, नर्व इंपल्स जो है वो सेंसरी नर्व के जरिए आपके दिमाग पर आएगा। आपका दिमाग मोटर नर्व के जरिए एक इंपल्स जो है वो आपके इफेक्टर्स को देगा। यहाँ पर आपकी बॉडी के मसल्स, तमाम मसल्स वो इफेक्टर्स होंगे और वो शेक करना शुरू कर देंगे, ये रिस्पॉन्स है। तो वो जो होम्योस्टेसिस है वो भी एक लिहाज से इसका इसी सिस्टम में आ रहा है, इसी चीज में आ रहा है, मूवमेंट वगैरह सब इसी चीज में आ रहा है। तो ये नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गई, उसका मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया, और मैंने आपको एक नर्वस पाथवे के हवाले से बात भी कर दी। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, अब प्लांट्स को हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं जी। प्लांट्स के अंदर देखते हैं किस तरीके से सारी कंट्रोलिंग होती है। प्लांट्स, दिमाग तो होता नहीं है इनमें, तो भाई ये किस तरह करते हैं प्लांट? तो प्लांट्स की कैटेगरी में जो सबसे पहली चीज हमारे पास है वो है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस क्या होते हैं और फिर प्लांट इसको कंट्रोल कैसे करता है, वो आ रहा है ना कंट्रोल। रिमेंबर, ब्रेन तो है नहीं, ब्रेन तो है नहीं, बहरहाल चलें देखते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं जी कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होते क्या है। स्ट्रेस कहते हैं जी किसी परेशानी को, कोई घबराहट, परेशानी, टेंशन। आम बड़े ना यार स्ट्रेस हो रही है, स्ट्रेस का मतलब है कोई घबराहट, परेशानी या टेंशन। एनवायरमेंटल स्ट्रेस का क्या लफ्जी मायने बनते हैं जी? वो टेंशन जो एनवायरमेंट दे रहा हो, वो टेंशन जो एनवायरमेंट दे रहा हो, ऐसा होता ही है। प्लांट के बाद औकात एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही होती हैं, बाद औकात एनवायरनमेंट में कुछ चेंजिंग्स होती हैं। एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जी, लाइट होती है, टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन होती है, वाटर होता है। इन फैक्टर्स में अगर कोई तब्दीली आ जाती है और उससे प्लांट की बॉडी पे फर्क पड़ रहा होता है, यानी वही होम्योस्टेसिस। ये एक लिहाज से ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ये होम्योस्टेसिस की ही कैटेगरी का है। सो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें तब्दीलियां होती हैं और उससे प्लांट को परेशानी हो, तो उसको हम कह रहे होते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फैक्टर्स, अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। फैक्टर्स ऑफ
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, पानी हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते हैं जी, बहुत ज्यादा ही चेंज हो जाए, और उस चेंज से एनवायरनमेंट के इंटरनल बॉडी पर फर्क पड़ रहा होता है, प्लांट पर इफेक्ट डाल रहे हो, ये प्लांट पर इफेक्ट डाल रहे हो, तो फिर इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो किस तरह चेंज मारते हैं, फिर उससे प्लांट को क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, और प्लांट उसको किस तरीके से फिर कंट्रोल करेगा। यहाँ होम्योस्टेसिस वर्ड यूज नहीं करेंगे, वैसे है ये होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी कौन कौन से एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, फिर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से वो कंट्रोल करता है। तो पहला है जी ड्रॉट कंडीशन, कहते हैं उसको हम, DROUGHT, ड्रॉट कहते हैं जी सूखापन, ड्रॉट कंडीशन, या इसको दूसरी जबान में हम बोले तो वाटर और शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक बहुत ही अहम फैक्टर होता है पानी, अगर उसकी कमी हो जाए, शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो जाहिर बात है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है पानी, अगर उसके अंदर चेंजिंग आए जी, क्या चेंजिंग आए, उसकी कमी हो जाए, तो जाहिर बात है ये जो है प्लांट पे इफेक्ट डालेगा, प्लांट पे इफेक्ट डालेगा, क्या इफेक्ट डालेगा जी, पानी की कमी हो जाएगी, उसके सारे प्रोसेस रुक सकते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो फिर अब वो किस तरीके से इसको कंट्रोल करेगा। तो अगर जो प्लांट के अंदर होता है अक्सर पानी नहीं होता, कंडीशंस नहीं होती है, ऐसे केसेस में प्लांट के अंदर वाटर की शॉर्टेज हो रही है, ऐसे केसेस में प्लांट ने अपने ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करना है या डिक्रीज करना है, ट्रांसपायरेशन को उसने ना बचाना है, कम करना है, प्रिवेंट करना है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए पानी जाया हो रहा होता है ना। चूंकि पानी की कमी है तो प्लांट क्या करेगा जी, प्लांट कोशिश करेगा कि जी मैं अपने इस ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करूं। अब ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या तरीका है जी, हम जानते हैं ट्रांसपायरेशन तीन तरीकों से होती है, स्टोमेटा हो गई, और लेंटिकल्स हो जाते हैं, या जनरल बॉडी सरफेस हो जाती है। तो जनरल बॉडी सरफेस से बहुत कम होती है स्टोमेटा, लेंटिकल से भी बहुत कम होती है, असल ट्रांसपायरेशन होती है स्टोमेटा से। तकरीबन 90 से 95% के करीब ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा करते हैं, तो उसी को ही कंट्रोल करना है, स्टोमेटा ही की ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करना है। तो ये क्या करते हैं जी, ये अपने जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा के, उनको फ्लैसिड कर देते हैं, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, जिससे स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। सो स्टोमेटा बिकम्स क्लोज। ठीक है जी, फ्लैसिड मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास गार्ड सेल है जी, ये एक गार्ड सेल होता है स्टोमेटा का, ये दूसरा है जी, ये इस वक्त स्टोमेटा बंद है। अब गार्ड सेल्स में यहाँ पे वैक्यूल होता है जी, ये वैक्यूल है, ये एक वैक्यूल है। अब जब स्टोमेटा को खुलना होता है तो पानी रशिन होता है, इन गार्ड सेल्स में पानी आता है, जिससे ये गार्ड सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाता है गार्ड सेल, सॉफ्ट और टर्जिड। अब चूंकि अंदर वाली वॉल जो है वो हार्ड होती है, थिक होती है, जबकि बाहर वाली जो है वो थिन होती है। तो अब ये कुछ इस तरीके से चीरेगा, ऐसे गार्ड सेल जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ मूव होंगे कि बीच में से एक छोटा सा सुराख खुल जाएगा, और ये स्टोमेटा ओपन हो गया। हुआ क्या, हमारे पास ये गार्ड सेल्स थे, गार्ड सेल्स के स्टोमेटा में वाटर अंदर आया, जिससे ये टर्जिट हो गया। अब जब ये टर्जिट होगा तो अंदर की तरफ से तो नहीं फूलेगा, बाहर की तरफ से ज्यादा मूव हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाली जो वॉल्स हैं, एक्सटर्नल जो बाहर वाली जो आउटर वॉल्स हैं वो थीन होती है, तो बाहर की तरफ ज्यादा मूव हो जाता है और स्टोमेटा खुल जाता है। फ्लैसिड का मतलब होता है जी कि वापस टर्जिडिटी का उल्टा, अगर आप जो पानी अंदर गया ना, इनके वैक्यूल्स के अंदर पानी गया, अगर आप वो बाहर निकाल दें, वो सारा पानी बाहर निकाल दें, जहाँ पानी अंदर आया था ना आप बाहर निकाल दें, तो क्या होगा जी, वैक्यूल छोटे हो जाएंगे, वैक्यूल छोटे हो जाएंगे तो टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी, और ढीला ढाला सा सेल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ्लैसिड। अब जब फ्लैसिड होगा तो वापिस यही कंडीशन आ जाएगी, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, और स्टोमेटा बंद हो गया तो ट्रांसपायरेशन रुक जाएगा। तो ज्यादातर जब देखेंगे ये पौधे कि जी हाँ जी पानी की कमी है, तो ये क्या करेंगे, अपने गार्ड सेल्स में से जो पानी है उसको बाहर निकाल देंगे, टर्जिडिटी खत्म हो जाएगी और फ्लैसिड हो जाएगा सेल, गार्ड सेल्स बंद हो जाते हैं। उसके अलावा ये एक हार्मोन होता है प्लांट में, जिसको हम कहते हैं एप्साइसिक एसिड, एप्साइसिक एसिड। मैं एक बात बताना भूल गया कि ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में टाइप बता रहा हूँ डिफरेंसेस, इसमें एक मैं बताना भूल गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, सॉरी इन एनिमल्स, एक्सक्लूसिवली इन एनिमल्स, यानी ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है इम्पल्स वाला, ये सिर्फ आपको एनिमल्स में मिलेगा, प्लांट्स में नहीं होता ये। जबकि केमिकल जो है वो तमाम में होता है, ऑल।
प्लांट में भी होगा, यूनिसेलुलर में भी यही होगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगा, केमिकल। ठीक है, तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जबकि वो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ आपको एनिमल्स में मिलेगा। यानी अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ केमिकल है। यूनिसेलुलर की बात करूं तो यूनिसेलुलर में भी नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं है, सिर्फ केमिकल है। फंगस की बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, एल्गीज की बात करूं, इन सब में, बैक्टीरिया में, सियानोबैक्टीरिया में, फंगस में, एल्गी में, प्लांट्स में, सब में केमिकल कोऑर्डिनेशन है। लेकिन एनिमल्स वाहिद ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें दोनों होंगी, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होगी और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगी। एक बात ये ध्यान रख लिएगा। ठीक है जी, तो वापस आते हैं जी। अब हमने यहाँ पे बात करी कि जी ड्राउट कंडीशंस के अंदर एक तो ये अपने गार्ड सेल्स को फ्लैसिड कर देते हैं जिससे स्टोमेटा बंद हो जाता है, ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है जो करंट को, क्योंकि दिमाग जो होता है वो इम्पल्सिस को रीड कर सकता है, वो ही इम्पल्स बना सकता है, वो इम्पल्स को रीड कर सकता है। अब इनके पास दिमाग नहीं है, तो अब ये इम्पल्स बनाएंगे भी तो कौन रीड करेगा? कोई भी नहीं। इसलिए इनके पास दिमाग तो नहीं है, ना दिमाग है ना नर्वस कोऑर्डिनेशन है। इनके पास वो दूसरी वाली होती है जी, केमिकल कोऑर्डिनेशन। कुछ हॉर्मोन्स होंगे, हॉर्मोन्स के जरिए ये किसी तरीके से कंट्रोल करेंगे। पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम कि प्लांट में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, कब बनते हैं, कौन बनाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जी, उन्हीं हॉर्मोन्स के जरिए बस ये कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि इस केस के अंदर अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ये देखेंगे ना पानी की कमी है, तो एक हार्मोन है इनके पास एब्साइसिक एसिड, ये इस हार्मोन को ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। और इस हार्मोन की खास बात, ये इस हार्मोन का काम क्या है, ये स्टोमेटा को बंद करते हैं। दिस हार्मोन, अगर जैसे ही हार्मोन जो है एब्साइसिक एसिड स्टोमेटा को मिलता है ना, तभी तो वो गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगे और अपना पानी वो बाहर निकाल देंगे, फ्लैसिड बन जाएंगे जब ये एब्साइसिक एसिड इनको मिलेगा। तो हो गया ना कंट्रोल, लेकिन केमिकल कंट्रोल हुआ है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या करेंगे जी, अपने एप्साइसिक एसिड जो कि स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं। ज्यादा एप्साइसिक एसिड बन बन के जो है इनके गार्ड सेल्स पर जाएगा, इनके गार्ड सेल्स उन हॉर्मोन्स की मदद से फिर अपने आप को फ्लैसिड करके अपने आप को बंद कर देंगे। ये होता है जी दूसरा। उसके बाद अपने एक और क्या काम होता है जी, इनकी थिक क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल, ताकि क्यूटिकलर ट्रांसपायरेशन जो है वो भी ना हो सके। ठीक है जी, और बाकी रूट सिस्टम इनका वेल डेवलप होता है, ताकि पानी की जो कमी है वो पी कर पूरी की जा सके। रूट सिस्टम जो है इनका वेल डिवेलप होता है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन बना हुआ जो है रूट सिस्टम होता है। तो ये हो गया जी एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कि अगर पानी की कमी है, क्या परेशानी हो रही थी, ये इनको परेशानी हो रही है, ट्रांसपायरेशन प्रिवेंट करना है इनको, पानी की कमी है। ये इनका है जी मामला कि जी ये इस तरह करते हैं। इनमें से ये दो जो है ना, नीचे की दो, ये एक तो एक क्लास से हमने होम्योस्टेसिस में भी पढ़ा हुआ है, थिक क्यूटिकल हो जाएगी, कंट्रोल ही होगा ना उससे, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, रूट सिस्टम को वेल डेवलप कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। अगली जो हमारे पास एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जी, वो ऑक्सीजन की कमी है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पानी में, जिनकी रूट्स वगैरह डूबी हुई होती हैं। ठीक है जी, पानी में डूबे हुए होते हैं, या तो कंप्लीटली वो जो नहीं होते हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपने पढ़ा है हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या तो आधे पानी में डूबे हुए होते हैं या मुकम्मल, यानी रूट्स तो बेचारों की पानी में होती ही होती है। कुछ हाइड्रोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट्स के साथ साथ प्लांट को भी अंदर है, कुछ के अंदर प्लांट थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत बाहर होता है, रूट बहरहाल पानी के अंदर है। तो ये हाइड्रोफाइट्स का मामला है। इनके अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा एक अच्छा मीडियम होता है ऑक्सीजन के हवाले से, क्योंकि हवा में, एयर के अंदर जो है, हवा एक अच्छा मीडियम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर में तकरीबन 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि पानी की बात करें तो पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी में ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन 5% है। यही वजह है कि अगर हम एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म देखें तो हमने ये देखा कि शुरू के अंदर पानी वाले ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन इन्हीं दो तीन वजूहत की वजह से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, टेरेस्ट्रियल लाइफ इख्तियार की, खुश्की में आगे रहे, ताकि एयर का 21% ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा हो जाता है उनके लिए। देखा ना हमने, यूनिसेलुलर एमीबा, ये जो हाइड्रो वो थे, ब्रायोफाइट्स थे, ये इनिशियल एवोल्यूशनरी प्लांट थे, जो एल्गीज, मल्टी सेलुलर एल्गीज जो थी, ये जब पानी छोड़ के आपकी खुश्की में आई थी तो ब्रायोफाइट्स बनी थी, फिर वो इवॉल्व हो के आज एंजियोस्पर्म्स एमजियोस्पर्म्स बने। तो ये क्यों किया था इन्होंने एवोल्यूशन? इसी वजह से कि पानी में ऑक्सीजन की कमी थी, फूड रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे, ज्यादा नहीं थे, फूड कंपटीशन ज्यादा था, इसलिए ये पानी से हवा में आते हैं। तो बहरहाल
अब चूंकि ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये पानी में डूबे हुए होते हैं, तो इनके लिए, इनकी रूट्स के लिए ऑक्सीजन कितनी है, सिर्फ 5%, जो कि कम है। अगर ये हवा में होते हैं, जमीन में होते हैं, तो जमीन के अंदर इनको अच्छी खासी जो है वो ऑक्सीजन मिल जाती। लेकिन चूंकि ये पानी में सबमर्ज हुए हुए होते हैं, इनके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। तो अब ये हो गया जिनका, ये भी एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, इनके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई। सो अब हाउ दे कैन कंट्रोल इट, ये इसको कैसे कंट्रोल करें? बड़ा ही सिंपल सा है जी, ये एडवांटेशियस रूट बनाते हैं। ये क्या डेवलप करते हैं, ये एडवांटेशियस रूट्स बनाते हैं। नहीं, एडवांटेशियस नहीं, कहाँ है रबड़ हीरा? हाँ, ये एरियल रूट्स, एरियल का मतलब होता है जी, एरियल मतलब होता है ना ऊपर, जमीन के ऊपर। एरियल रूट्स यानी कि ये ऐसी रूट्स बनाते हैं जो जमीन से ऊपर होती है। एरियल रूट्स डेवलप करेंगे, मैं अभी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जमीन है जी, ये रूट है। ये रूट्स तो जो है हमारी जो है ना अंडरग्राउंड होती है, जमीन के अंदर होती है। ये हमारा स्टेम है जी। ठीक है जी, ये ब्रांचेस वगैरह निकल रही हैं, आपने देखा होगा। जो हमारे पानी वानी के करीब पौधे होते हैं, तो उनमें यहाँ एरियल पार्ट्स में से जो है ना ऐसी रूट्स निकल रही होती हैं, ऐसी रूट्स, यहाँ से रूट्स निकल रही होती हैं। इनको हम कहते हैं एरियल रूट्स। दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स। एरियल रूट्स यहाँ जाएंगी, यहाँ तो अब ये जो एरियल रूट्स का मतलब क्या हो गया, ये एयर के अंदर मौजूद है। एयर के अंदर है तो इनको 21% ऑक्सीजन मिल रही है। तो इन रूट्स के पास जो ऑक्सीजन की कमी है तो वो यहाँ से पूरी कर लेते हैं, एरियल रूट्स डेवलप कर लेते हैं, जो कि रूट जो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करके देगी। ठीक है जी, तो ये दूसरी डिफिशियंसी हो गई जी हमारे पास। तीसरा मामला है जी, अब अगर हमने पानी की बात करी है तो उनकी भी बात कर लें। जो नमकीन पानी में, कोस्टल एरियाज में जो रहते हैं, हैलोफाइट्स। हेलोफाइट्स का तो ये तो खैर होम्योस्टेसिस में हमने पूरा ही पढ़ा है। हेलोफाइट्स कौन होते हैं जी, वो ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट सॉरी, जो सॉल्टी वाटर्स में पाए जाते हैं जी, नमकियात वाले पानी में पाए जाते हैं। यानी इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। यानी कि पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो अब इनका जो है, इनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो हमने पढ़ा है। ये किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इनके साथ जो होता है वो ये मामला होता है कि इनके एक्सटर्नल वाटर, एक्सटर्नल जो बाहर पानी है उसमें पानी कम है, नमक ज्यादा है, जबकि उल्टा होता है इनके अंदर। अंदर जो है वो नमक कम होता है, पानी ज्यादा होता है। इस हिसाब से इनके सेल के अंदर से पानी एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करते हैं जी, ये सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो है वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा खासा सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। शुरू में तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के जरिए करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सॉल्ट ज्यादा है, अंदर कम है। तो शुरू में तो ये तरीके से आएगा जी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए। लेकिन फिर एक टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, रुकने की कोशिश होगा, तो भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए करेंगे, इतना सॉल्ट अंदर ले आएंगे कि अब अंदर सॉल्ट ज्यादा, पानी कम हो जाए और बाहर पानी ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब जब इन्होंने सॉल्ट एब्जॉर्ब किया, तो अब इनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अंदर के हिसाब से वो हाइपोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक हो गया जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और हाइपोटोनिक होने की वजह से अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, अंदर आना शुरू हो जाएगा, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और जो इन्होंने एक्सेस सॉल्ट लिया है, ये एक्सेस सॉल्ट जो है वो अपने लीव में ले जाते हैं। लीव में इनके पास सॉल्ट ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो इस एक्सेस सॉल्ट को रिलीज कर देंगे। आज हम बस यहीं पर बात खत्म करते हैं जी। हमने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का चैप्टर शुरू किया, देखा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से क्या मुराद है। फिर हमने देखा कि जो दो तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। फिर हमने प्लांट में अभी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस शुरू की, और 3 एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, फर्दर एनवायरमेंटल स्ट्रेस देखेंगे, और फिर देखेंगे कि जी बाकी ऑर्गेनिज्म जो है उनका मामला क्या है कंट्रोल का। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।